6 एग्जाम्पल हो गए थे। चलिए आज उसके आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर इसका हम मोनोहेलोजनेशन करें और मोनोहेलोजनेशन करें, देखिए कितने प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पे या यहाँ पे लगे सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए कितने बन सकते हैं ये। देखिए एक तो यहां लगा तो एक ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, दूसरा यहां पे लगा तो बना, तीसरा यहां पे लगा तो, और चौथा यहां पे लगा तो, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ए स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने 4। अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट में तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव वालों को भी काउंट करना होगा, इनएक्टिव वालों को भी। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है, क्योंकि इससे CH3H C2H5 C2H5Cl, तो इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक D और एक L, या एक R और एक S। इसमें अगर देखें तो एक ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो इसके टोटल आइसोमर बन जाएंगे 4, 2 कायरल कार्बन से 4। यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है और यहां पर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अब 2 4 2 6 7 और 8, मतलब टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे 8। इनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अगर ये पूछा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो देखिए इसका डी और एल ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके 4 बने हैं। ठीक है ना, इसके चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 4 ये और 2 ये ऑप्टिकली एक्टिव 6 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए रेसेमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, तो रेसेमिक मिक्सचर जितने ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं, 6 ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं, डिवाइडेड बाई 2, यानी रेसेमिक मिक्सचर बन जाएंगे 3। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर अगर ये मॉलिक्यूल है और इसका हेलोजनेशन किया जाए, मोनो हेलोजनेशन, तो देखिए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो एक तो Cl यहां लग जाए तो ये बन जाएगा, दूसरा Cl एक यार यहां लगाया, दूसरी बार Cl यहां लगाया, ये बन गया, तीसरी बार Cl यहां लगाया तो ये बन गया, चौथी बार Cl यहां लगाया तो ये बन गया, और पांचवी बार Cl यहां लगाया तो ये बन गया। अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आप कहेंगे सर स्ट्रक्चरल आइसोमर तो बने टोटल 5, स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल 5। लेकिन टोटल आइसोमर अगर पूछा जाए कितने बने, टोटल आइसोमर या टोटल प्रोडक्ट कितने बने, टोटल आइसोमर या टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट में ऑप्टिकली एक्टिव वालों को भी गिनना होगा। अब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं, इसमें भी कोई कायरल नहीं कार्बन नहीं, इसमें है 2 कायरल कार्बन और 2 कायरल कार्बन से बनेंगे 4। यहां पर भी है 2 कायरल कार्बन, इससे भी बनेंगे 4। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहां पे जीआई शो करेगा, H CH3 H
और Cl, तो इसके दो बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो 1 2, इसके 4 बने तो 4 और 2 6, 4 10 और इससे 2, तो टोटल बन गए 12। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और उसमें कायरल कार्बन है तो जितने बनेंगे सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब इसके चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इस ये भी 2 कायरल कार्बन अनसिमेट्रिकल है, इसके भी चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये इनएक्टिव ही है, तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे 8। आपसे पूछा जाए बताओ रेसेमिक मिक्सचर कितने बनेंगे टोटल, तो टोटल रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएंगे कितने, 8 8 डिवाइड बाई 2, टोटल रेसेमिक मिक्सचर 4। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, पहली रिएक्शन थी, कुछ और भी रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं, जैसे नाइट्रेशन। अगर एल्केन है और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें हाई टेम्परेचर पे, तो ये नाइट्रो एल्केन बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है, OH और NO2 हाई टेम्परेचर में, ये बन जाएगा OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। एल्केन OH रेडिकल से कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा R रेडिकल और H2O, और ये R रेडिकल NO2 रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। इस रिएक्शन में वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड एज नाइट्रेटिंग रिएजेंट। नाइट्रेटिंग रिएजेंट के लिए क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड की वेपर्स। अब जैसे अगर हम प्रोपेन ले लेते हैं और प्रोपेन मॉलिक्यूल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं HNO3 से हाई टेम्परेचर पे, तो अब यहां पे देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो ये है ये ऐसा CH2H। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए और जो ये NO2 था ये इससे आके लग जाए। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये CH3 CH2 CH2 और NO2 सीधे इस पर आके लग जाए, तो ये बन गया 1 नाइट्रो प्रोपेन। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पे ये CH3 ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला, और अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3 CH CH3 अब NO2 बीच वाले कार्बन पर आके लग जाए, ये तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बना, 2 नाइट्रोप्रोपेन बना। ठीक है, अब एक यहां पे और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहां पे कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाए, और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पे ये बन जाएगा CH3 CH2 रेडिकल और साथ में एक बन जाएगा CH3 रेडिकल। ठीक है, तो अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटेगा तो उससे CH3 CH2 NO2 मतलब नाइट्रो एथेन और नाइट्रो मेथेन भी बन जाएंगे। तो इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में
जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, जितने हैं सब बन सकते हैं। ठीक है, पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल से बना था, इससे ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास एल्केन है, अगर एल्केन की रिएक्शन H2SO4 से करें, OHSO3H, है ना, हाई टेम्परेचर में होगी, तो भी ये बन जाएगा एल्केन सल्फोनिक एसिड ROSO3H, एल्केन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन की बात ध्यान ये रखना है, ये रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल में मिनिमम 6 कार्बन हो या फिर 3 डिग्री कार्बन हो। क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, मिनिमम 6 कार्बन और 3 डिग्री कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अपन हाई टेम्परेचर लेते हैं, तो OHSO3H हाई टेम्परेचर में होमोरेटिक क्लीवेज होगा, ये बन जाएगा OH रेडिकल, साथ में बनेगा SO3H रेडिकल। जो OH रेडिकल है ये बहुत हाई एनर्जी वाला है, तो ये हाई एनर्जी रेडिकल क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये बन गया R रेडिकल और प्लस H2O बन गया। ये जो R रेडिकल है ये SO3H रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा RSO3H एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि मिनिमम 6 कार्बन होना चाहिए या फिर उसमें 3 डिग्री कार्बन हो, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन देखिए क्या होता है, अगर कोई भी एल्केन है, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, अगर इसकी रिएक्शन AlCl3 और HCl से करते हैं, तो ये ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने 5 कार्बन वाला पेंटेन लिया और इसकी रिएक्शन AlCl3 और HCl से करेंगे, तो जितने पॉसिबल ब्रांच प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे 5 कार्बन से क्या बन सकता है, एक आइसोपेंटेन बन सकता है, एक नियोपेंटेन बन सकता है, तो ये आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बना लेगा। ठीक है, AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में ऑल पॉसिबल आइसोमर बन जाएंगे। लिखिए, whenever alkanes are treated with AlCl3 in presence of HCl, isomerization takes place and it will converted to, whenever alkanes are treated with AlCl3 in presence of HCl, it will converted to all possible प्रोडक्ट्स, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे सब बन जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो पहले थी हेलोजनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन,
फोर्थ है आइसोमराइजेशन, फिफ्थ है क्रेकिंग। क्रेकिंग में क्या होता है? क्रेकिंग का मतलब क्या है? हीटिंग एल्केन्स इन अब्सेंस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में जब हीट करते हैं तो उसको क्रेकिंग कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH3। अगर इसको एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे तो हीट करने पर देखो क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये कन्वर्ट हो जाए CH3, CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हाइड्रोजन, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक तो ये था कि दोनों कार्बन से, एक पॉसिबिलिटी की बात करें अपन तो क्या हुआ, देखिए इस तरह से, ये था CH2 और ये CH2H। तो एक क्या हुआ कि यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल गए। जब दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो ये बन गया, तो एक पॉसिबिलिटी हुई। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये है CH3, CH2H और ये है CH2। अब दूसरा ये है कि इस वाले कार्बन से निकल जाए ऐसा, यहां से H और यहां से CH3, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये CH3, ये दोनों निकल जाएं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ये CH3 और H निकला तो ये बन जाए CH4। तो क्रेकिंग में एक बात समझिएगा, जब भी क्रेकिंग होगी जब भी क्रेकिंग होगी तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, राइट। अब देखो यहां पे एक ही मॉलिक्यूल से एक ही मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे ब्रेक होकर के दो मॉलिक्यूल निकलते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एक मॉलिक्यूल टूट के दो में टूट जाए तो वो है एलिमिनेशन। और कैसा एलिमिनेशन है ये? हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, तो ये रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल एलिमिनेशन कहते हैं। फ्री रेडिकल एलिमिनेशन, या इसी को हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको पायरोलिटिक भी कहते हैं। इसी का नाम हो सकता है पायरोलिटिक एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन, या इसी को पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। देखिए अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है नॉर्मल हेक्सेन, इसको अगर हम Cr2O3 और Al2O3 के प्रेजेंस में हीट करें तो पहले तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। पहले एक हाइड्रोजन निकला और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। फिर दूसरा हाइड्रोजन और टोटल 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये बेंजीन बन जाएगा। तो नॉर्मल हेक्सेन कन्वर्ट हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। चूंकि इस रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं इसलिए इसको हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन की जगह अगर हमने नॉर्मल हेप्टेन लिया होता और यही सेम रिएक्शन करते Cr2O3 Al2O3 और हीट करते तो इस बार बेंजीन की जगह
ये बन जाता टॉलुइन, पिछली बार बेंजीन बना था, इस बार टॉलुइन। और अगर नॉर्मल हेक्सेन की जगह नॉर्मल ऑक्टेन ले लेते ये, और इसकी रिएक्शन करते Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन। तो ध्यान रखिएगा BTX 6 कार्बन से टॉलुइन, बेंजीन 7 से टॉलुइन और 8 कार्बन से जाइलीन। देखो बेटा किसने क्या करा रखा है अभी यार, ये मैं नहीं बता सकता हूं, है ना, तुम्हें लेकिन ये करना है, बाकी फिर क्या है तुम्हारी अपनी इच्छा है, इतने समझदार तुम भी हो, है ना। किसने क्या करा रखा है, क्या करना है, ये तुम अच्छे से समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कंबसन। कंबसन क्या है, अगर हम एल्केन्स को एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो उसको कंबसन कहते हैं। हीटिंग एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, इसको एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन था तो CO2 एक बनेगा, हाइड्रोजन 4 है तो 2H2O बनेगा। ऑक्सीजन कितने लगे, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, मतलब 2O2 मॉलिक्यूल। और देख लीजिए जैसे C2H6 है, ऑक्सीजन के साथ करें तो ये बन जाएगा 2CO2 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बन जाएगा, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो कार्बन 2 थे तो 2CO2, हाइड्रोजन 6 हैं तो 3H2O, तो ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हो गए, 2 2 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन एटम या 7/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पे C4H10 ले लेते हैं, C4H10 ले लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो 4CO2 प्लस 5H2O बनेगा, तो 4 और 2 8 ऑक्सीजन प्लस 5 13 ऑक्सीजन एटम या 13/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। किसी भी फ्यूल की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है ऑक्टेन नंबर पर, क्योंकि अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो उसमें क्रेकिंग कम होती है, मतलब उसमें नॉकिंग कम होती है। अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होता है इंजन से एक मेटेलिक नॉइस आती है जिसको नॉकिंग कहते हैं। अगर मेटेलिक नॉइस और ये नॉकिंग हो रही तो हम कहेंगे कि जितनी ज्यादा नॉकिंग हो रही फ्यूल की क्वालिटी उतनी खराब है। अब कब पता चलेगा नॉकिंग ज्यादा होगी, जब ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। फिर क्वेश्चन होता है ऑक्टेन नंबर है क्या, और किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है किसका कम होगा। तो देखो ऑक्टेन नंबर कब ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, किन बातों पर डिपेंड करेगा ऑक्टेन नंबर, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा होगा और फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, तो ब्रांचिंग पर डिपेंड करेगा। और ऑक्टेन नंबर किस बात पर डिपेंड करेगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी ब्रांचिंग सबसे बढ़िया होती, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ब्रांचिंग पर तो बढ़ती ही है, ब्रांचिंग से तो बढ़ेगी ही, ब्रांचिंग के अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी भी उनका भी ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, वो भी बेटर क्वालिटी के फ्यूल है। अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे एल्कीन और एल्काइन,
तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो भी बेटर फ्यूल होंगे। उसके बाद जो ब्रांच्ड होंगे वो, और सबसे कम ऑक्टेन नंबर होगा अनब्रांच्ड का। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा है, तो आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। फिर कौन से आप कहेंगे अनसैचुरेटेड, फिर कौन से हैं ब्रांच्ड, और सबसे पुअर क्वालिटी वाले कौन से अनब्रांच्ड हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ऑक्टेन नंबर है क्या जो ब्रांचिंग से बढ़ रहा है, जो एरोमेटाइजेशन हो से बढ़ रहा है। अब चलो देखो बताता हूँ ऑक्टेन नंबर क्या है। पहले ये एक जरा ओवरव्यू देखते हैं। आइसोमराइजेशन से क्या हुआ है। आइसोमराइजेशन से जो अनब्रांच्ड था वो ब्रांच्ड हुआ। तो जब अनब्रांच्ड से ब्रांच्ड हुआ तो फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो इस रिएक्शन को करने का पर्पज क्या हुआ कि फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। क्रैकिंग में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड से, एक मिनट, ये है सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना, एल्कीन बना। और जो अनसैचुरेटेड होगा वहां फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी। इस रिएक्शन में क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड बने, और एरोमेटिक कंपाउंड की फ्यूल क्वालिटी अच्छी है। तो 4, 5 और 6 ब्रांचिंग, क्रैकिंग और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का एक ही मतलब है कि इनसे फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। देखो ऑक्टेन नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ आइसोऑक्टेन इन मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है। जैसे एक पेट्रोल है, गैसोलीन है, उसमें 60% आइसोऑक्टेन है, इसका मतलब 40% नॉर्मल हेप्टेन है। तो आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सचर में आइसोऑक्टेन कितना है वो है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर हो जाएगा 60। ठीक है। आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सचर में कितना आइसोऑक्टेन है, ये है नॉर्मल हेप्टेन। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये होता है आइसोऑक्टेन और ये होता है नॉर्मल हेप्टेन। 2, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये है ब्रांच्ड, ये है अनब्रांच्ड। जब ब्रांच्ड कंपाउंड होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बनाएगा, और जो जल्दी वेपर बनाएगा वो जल्दी बर्न भी होगा, क्योंकि बिफोर बर्निंग लिक्विड से वेपर बनता है। तो अब अगर आइसोऑक्टेन ज्यादा है तो इसकी बर्निंग ज्यादा अच्छे से होगी, जबकि अगर नॉर्मल हेप्टेन ज्यादा है तो बर्निंग उतनी बेटर होगी नहीं। तो इसलिए इसकी जब बर्निंग ज्यादा अच्छी होगी तो मेटेलिक नॉइस नहीं आएगी इंजन से, तो हम कहेंगे फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है। अगर ज्यादा ये मिला दिया तो फिर इंजन से नॉइस आने लगेगी, हम कहेंगे फ्यूल की क्वालिटी खराब हो गई। और ये जो पहले हमने रिएक्शंस की हैं उन रिएक्शंस का सिर्फ एक फायदा है, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूल। चलिए नोट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है। चलिए एल्केन की प्रिपरेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए तो भी एल्केन बनेगा। अब एल्कीन और एल्काइन क्या है, CH2
डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कर दें तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH2 CH2, एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जुड़ गया तो ये बन गया एल्कीन था और ये बन गया एल्केन। तो एल्केन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और देख लीजिए, जैसे अगर हमारे पास एल्काइन होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहां पे अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ते, अगर एक हाइड्रोजन जोड़ते तो पहले ये क्या बनता, पहले ये CH डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, पहले ये एल्काइन से एल्कीन बना। लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते तो जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड जो था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर एक और दो वैलेंसी फ्री होंगी, इस पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा तो यहां पर भी एल्केन बन जाएगा। तो अगर एल्काइन को हम टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन दें तो एल्केन बनेगा, एल्कीन को वन इक्विवेलेंट दें तो हाइड्रोजन बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे हम लेते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से ले सकते हैं, तो बहुत सारे कैटलिस्ट लिए जा सकते हैं, जैसे निकिल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं। यहाँ पर निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे तो एल्काइन और एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि कैसे हम एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले अगर निकल देखा जाए तो ये निकल के क्रिस्टल हैं ये, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके इसके सरफेस पर इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया तो अब जब एब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक होगा। जैसे जैसे इसके बीच में बॉन्ड बनेगा इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब आगे ये ऐसा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, जैसे ही बॉन्ड टूटना शुरू करेगा तो एल्कीन भी आ जाएगा इधर, ये इस तरह से। पहले एल्कीन था, सबसे पहले एल्कीन और हाइड्रोजन थे जिसमें हाइड्रोजन आकर के निकल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया। जब एब्जॉर्ब हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा और अब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनेगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया है और ये सिग्मा बॉन्ड इधर गया है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बीच का बॉन्ड बना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही काम होता है, जो पुराने वाले बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, नए वाले बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो कुछ पुराने बॉन्ड है जो टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड है जो बनेंगे। अब यहाँ पे पुराने वाले बॉन्ड जो है वो टूट रहे हैं, नए वाले बॉन्ड बन रहे हैं। एक ऐसी स्टेट आएगी जब पुराना वाला बॉन्ड 50% टूट चुका होगा, नया वाला बॉन्ड 50% बन चुका होगा, और इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जब पुराना वाला बॉन्ड 50% टूटा है, नए जैसे ये वाला, अभी क्या है, ये टूटना शुरू हुआ है, यहां आते ये वाला कार्बन कार्बन 50% टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन 50% बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 50% टूट चुका है। कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा जब पुराने वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे और नए वाले बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएंगे। तो ये CH2 और H के बीच का बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये इस तरह से, और कैटलिस्ट फ्री हो गया। अब ये जब कैटलिस्ट फ्री हुआ तो इस कैटलिस्ट के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, चिपकेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटेगा, तोड़ेगा, फिर एल्कीन आएगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है। देखो एक्सोथर्मिक नेचर होने का मतलब क्या है भाई, यहां पे टूटा कौन सा बॉन्ड है, एक पाई एक सिग्मा, बने कौन से हैं, दो सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है भाई, एक वीक और एक स्ट्रांग टूटा है, और बने दो स्ट्रांग है। जब बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बनने वाले स्ट्रांग, टूटने वाले वीक, मतलब लगने वाली एनर्जी कम और रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा, और इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक नेचर की है। और हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो भी इस पूरी प्रोसेस में हीट निकलती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी है, साइक्लिक। और दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है जिनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे यहां पे फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। कोई भी रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक में चीजें फिक्स है, जहां कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन होगी और अगर उसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हम कहेंगे ये रिएक्शन पेरीसाइक्लिक है, ये रिएक्शन पेरीसाइक्लिक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो रिएक्शन पेरीसाइक्लिक है। तो हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज, ऐसा लिख लीजिए, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, हेंस पेरी साइक्लिक। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पेरीसाइक्लिक होने से फर्क क्या पड़ता है। तो देखो फर्क क्या पड़ता है, जब भी कोई रिएक्शन पेरीसाइक्लिक होती है तो उसमें अपकमिंग हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में जुड़ते हैं, और जब भी हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे तो जो एडिशन होगा उसको हम कहेंगे सिन एडिशन। क्या कहेंगे, सिन एडिशन। तो फोर मेंबर्ड साइक्लिक है पेरीसाइक्लिक, एंड ओवरऑल एडिशन इज सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते तो उसको क्या कहते हैं हम, एंटी एडिशन। एचओएच का फुल फॉर्म हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एचओएच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एचओएच मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है क्या यहां तक?
कोई डाउट? चलिए, अगर यहां पे एल्काइन ले लिया जाए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन और पैलेडियम से करें तो एल्केन बनेगा, राइट? बस 2 हाइड्रोजन लगेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ BaSO4 डाल दिया जाए, ठीक है, तो BaSO4 डालने पर अब यहां पे एल्केन ना बन करके रिएक्शन केवल एल्कीन तक हो जाएगी। तो जो एल्कीन बनेगा उसमें दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में आएंगे। चूंकि ये सिन एडिशन है तो अब जो एल्कीन बना है वो सिस ब्यूटीन बनेगा या सिस एल्कीन बनेगा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर बैरियम सल्फेट ने ऐसा का क्या कर दिया कि एल्काइन तो रिएक्ट कर लेता है, अब अगर आप एल्कीन की रिएक्शन H2PdBaSO4 से कराएंगे तो एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो BaSO4 है, H2PdBaSO4, ये है पॉइजन्ड कैटलिस्ट। पॉइजन्ड कैटलिस्ट, इसी को कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, पॉइजन कैटलिस्ट बैरियम सल्फेट क्या कहता है, देखो देखो ये है एल्काइन और ये बना हमारे पास एल्कीन, है ना, ये एल्काइन और ये एल्कीन। अब अगर हम दोनों में रिएक्टिविटी देखें तो एल्काइन और एल्कीन में अगर रिएक्टिविटी देखें तो एल्काइन जो है ये लीनियर है और एल्कीन जो है ये प्लेनर है। अब देखो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन कहां फास्ट होगी, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में। रिएक्शन कहां ज्यादा फास्ट होगी, एल्कीन और एल्काइन में। एक पीछे चलते हैं स्लाइड में, अगर पूछा जाए कि ये एल्कीन ये एल्काइन रिएक्शन कहां फास्ट होगी, तो रिएक्शन वहां फास्ट होगी जो सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर ज्यादा इजी एडजॉर्ब हो। जहां पर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। फिर क्वेश्चन है कि सर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कहां ज्यादा होगा, तो अगर आप मॉलिक्यूल को क्राउड करेंगे, मॉलिक्यूल क्राउडेड है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्राउडिंग से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगा। और एल्काइन लीनियर है, एल्कीन प्लेनर है, और जो लीनियर होगा वो लेस क्राउडेड होगा, प्लेनर होगा तो ज्यादा क्राउडेड होगा, टेट्राहेड्रल है तो मोस्ट क्राउडेड होगा। तो क्राउडिंग बढ़ाने पर रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन में ज्यादा है। अब एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो H2PD से भी रिएक्ट कर लेगा और H2PdBaSO4 से भी रिएक्ट कर लेगा। BaSO4 क्या करता है, देखो इधर समझना जरा, पैलेडियम की सरफेस पर आकर के एल्काइन और एल्कीन को एब्जॉर्ब होना है। जब हम बैरियम सल्फेट डालते हैं तो बैरियम सल्फेट व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, ये इस तरह से बैरियम सल्फेट पैलेडियम के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और लेयर बना के रिएक्टिविटी को, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो अगर आपने सिर्फ पैलेडियम लिया और एक बार पैलेडियम के साथ BaSO4 लिया है तो ज्यादा बेटर कैटलिस्ट पैलेडियम होगा। बैरियम सल्फेट क्या करेगा, पैलेडियम के ऊपर एक लेयर बना करके बैरियम सल्फेट लेयर बना के पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि सबसे अच्छी कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन होने के लिए कि जो रिएक्टेंट है दोनों बहुत रिएक्टिव हों। अच्छा, दोनों नहीं रिएक्टिव हैं तो कम से कम एक तो रिएक्टिव होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाए कि दोनों ही बहुत कम रिएक्टिव हो जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए, एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है
तो वो पैलेडियम से भी रिएक्ट कर लेगा और पैलेडियम प्लस बैरियम सल्फेट से भी रिएक्ट कर लेगा, कम रिएक्टिव वाले से भी, ज्यादा रिएक्टिव वाले से भी। लेकिन जो एल्कीन है वो खुद कम रिएक्टिव है, तो वो एल्कीन मोर रिएक्टिव पैलेडियम से तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव पैलेडियम बैरियम सल्फेट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हम एल्काइन में बैरियम सल्फेट मिलाते हैं, तो पैलेडियम के साथ बैरियम सल्फेट मिलाते हैं, तो एल्काइन तो रिएक्ट करके एल्कीन बना लेता है, बट एल्कीन फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है।